नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और मैं आपका साथी मनमोहन सविता और सभी के लिए आज लेकर हाजिर हूँ 16 अप्रैल 2024 के टॉप मोस्ट करंट अफेयर क्लास नोट्स, जो आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो जितने भी करंट अफेयर नोट्स हैं उनको मैं आपको समझाने वाला हूँ, इसके साथ साथ स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ, और जो भी हमारे संबंधित क्वेश्चन रहेंगे उनसे संबंधित जो भी प्रश्न रहेंगे उनको भी आपको मैं साथ के साथ बताता चल दूँगा। इसके साथ साथ हमें पता है कि हमारी एक लूसेंट की सीरीज़ चल रही है, और उस लूसेंट की सीरीज़ में आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ रूस की क्रांति पर। ठीक है, क्योंकि पहला ही क्वेश्चन हमारा रूस से संबंधित है, तो मैंने सोचा आपको एक वर्ल्ड हिस्ट्री का एक टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट करा दूँ, रूस की क्रांति। ठीक है, उससे संबंधित जो भी हमारे सामान्य अध्ययन से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे उनको हम देखेंगे। और उससे पहले हम देखते हैं हमारा कि आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बारे में जानते हैं, और उसके बाद इसके सभी ललन टॉप प्रश्नों को देखेंगे, इससे संबंधित स्ट्रैटेजी के क्वेश्चनों को देखेंगे, है ना। तो कह रहा है आपसे पहला क्वेश्चन, विश्व साइबर अपराध सूचकांक। तो हाल ही में एक सूचकांक जारी किया गया है, विश्व साइबर अपराध सूचकांक। और जैसे आपको बताइए कि साइबर होता क्या है। साइबर अपराध यानी साइबर क्राइम का मतलब होता है कंप्यूटर और इंटरनेट के द्वारा किया गया अपराध, जैसे हैकिंग है, फिशिंग है, बुलिंग है, किसी के द्वारा नकदी निकालना, है ना। ये सब क्या होते हैं हमारे, तो कंप्यूटर और इंटरनेट से होने वाले अपराध हैं जिन्हें हम साइबर अपराध कहते हैं। और वर्तमान जो स्थिति है इस समय आपके सबसे ज़्यादा जो आपके साइबर अपराध हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी एक समस्या है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से बढ़ रही है उसी प्रकार से उसका दुरुपयोग भी हो रहा है। उपयोग तो हो ही रहा है, वहीं कहीं ना कहीं उसका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग भी हो रहा है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, साइबर अपराध कहते हैं। सबसे ज़्यादा साइबर अपराध आपके देखे जाते हैं कहाँ पर, तो रूस में, और सेकंड स्थान पर है आपका यूक्रेन। तो यहाँ पर जो यूक्रेन है, यूक्रेन को कौन से स्थान पर रखा गया है, तो यूक्रेन को यहाँ पर रखा गया दूसरे स्थान पर। ठीक है, और भारत की रैंक क्या है यहाँ पर, तो भारत की रैंक है 10वीं, ये आपको याद रखना है। अब देखिए कुछ सूचकांक है हमारे, जैसे सूचकांक में हमसे क्या पूछा गया है कि अनुसंधान रैंक में भारत की रैंक क्या है, चौथी है। ग्लोबल यूनिकॉर्न में भारत की रैंक क्या है, तीसरी है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत की रैंक क्या है, 8वीं है। पावर फायर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, 4th है। और शेयर मार्केट में भारत की रैंक क्या है, 4th है। हालांकि और भी बहुत सारे हमारे सूचकांक हैं, जैसे 161 रैंक किस में भारत की, तो वो है आपका प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। 126 किस में है, तो खुशहाली सूचकांक और शांति सूचकांक में है। 111 किस में है, तो भुखमरी सूचकांक में है। तो इस प्रकार से हमारे बहुत सारे रैंक हैं, उनको हम लोग देखेंगे। लेकिन आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूँ, रूस की क्रांति, जो लूसेंट की बहुत ही अच्छा एक टॉपिक है आपका, और परीक्षाओं में यहाँ से बनते रहते हैं क्वेश्चन आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री से। तो बहुत ही सामान्य से क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले दो चीज़ याद रखना, यहाँ पर हमारा यूक्रेन आया है, यूक्रेन की राजधानी क्या है, कीव, और किस नदी के किनारे है, यूक्रेन की जो राजधानी है वो है नीपर नदी किनारे। ठीक है, यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं इनका नाम क्या है, जेलेंस्की, यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है जेलेंस्की। और ब्राज़ील 2024 में G20 की बैठक करने वाला है, यानी इसकी अध्यक्षता करने वाला है। इसकी राजधानी ब्राज़ीलिया, और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, हमारे लूला डी सिल्वा। कौन है, लूला डी सिल्वा ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं। और ये दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है आपका ब्राज़ील, ये भी आपको याद रखना है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, ब्राज़ील। अब चलिए रूस की क्रांति पर हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ी सी। इस लूसेंट की किताब की छोटी सी PDF के माध्यम से हम लोग इस टॉपिक को पूरा करेंगे, जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर रहेगा, है ना। और कम समय में इसका हम रिवीजन भी कर लेंगे। वैसे आप इस टॉपिक को छोड़ देंगे, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से इस टॉपिक को भी पूरा कर लेंगे। 10 करंट अफेयर नोट्स के जो क्वेश्चन हैं उनको पूरा कर लेंगे। स्ट्रैटेजी के बहुत सारे क्वेश्चन जो आगे आने वाले हैं उनको भी कंप्लीट कर लेंगे। तो कुल मिला के एक निचोड़ है जो मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको देना चाहता हूँ, अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहें तो। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ रूसी क्रांति के माध्यम से समझते हैं। समाजवाद का जो समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था रॉबर्ट ओवेन के द्वारा किया गया था। यह वेल्स का रहने वाला था, कौन, रॉबर्ट ओवेन। ठीक है, आदर्शवादी समाज का प्रवक्ता कौन था, तो रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है आदर्शवादी समाजवाद का। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन था, कार्ल मार्क्स था। और कार्ल मार्क्स जर्मनी का निवासी था। ये सीधे सीधे वन लाइनर में क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था, तो ये जर्मनी का निवासी था। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने 2 बुक लिखी हैं, बहुत ही फेमस बुक है इनकी। एक तो दास कैपिटल है, और एक का नाम है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है किसकी, कार्ल मार्क्स की। फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक कौन था, तो सेंट साइमन था। फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किया, तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने किया था। लंदन में फेबियन सोसाइटी की स्थापना 1884 में की गई थी। लंदन में फेबियन सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी, तो 1884 में की गई थी। दुनिया के मजदूरों एक हों का नारा किसने दिया था, तो कार्ल मार्क्स ने दिया था। रूस के शासकों को जार कहा जाता था, और यह जारशाही व्यवस्था मार्च 1917 में समाप्त हो गई।
ठीक है। जार मुक्तिदाता के नाम से अलेक्जेंडर द्वितीय को जाना जाता है। इसके बाद देखें हम लोग, तो रूस का अंतिम जार शासक कौन था? निकोलस द्वितीय था। रूस का अंतिम शासक, या ऐसा कह सकते हैं रूस का अंतिम जो जार शासक था उसे हम जार निकोलस द्वितीय के नाम से जानते हैं। सन 1917 में रूस की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध था। और प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ था? इसकी हार, ठीक है, ये क्या था? प्रमुख कारण था। नेक्स्ट देखिए, 7 नवंबर सन 1917 को वेल्सिक क्रांति का नेता लेनिन बना। लेनिन ने चेका का, यानी आपसे पूछे रूस की क्रांति का जनक किसे कहते हैं, तो ये है आपका लेनिन, ठीक है। यानी सबसे ज़्यादा जो अच्छा कार्य किया था वो लेनिन ने किया था। लेनिन ने चेका का संगठन किया। लाल सेना का संगठन ट्रोट्स्की ने किया था। किसने? ट्रोट्स्की ने। और आपको पता है भारत में भी क्या था? एक लाल कुर्ती दल था। आप लोग कमेंट में बताइए, लाल कुर्ती दल की स्थापना किसने की थी? रूस के जार शासक अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या बम विस्फोट में हुई थी। एक जार, एक चर्च, एक रूस का नारा जार निकोलस द्वितीय ने दिया था। रूस में सबसे अधिक जनसंख्या स्लोव लोगों की थी, ठीक है। नेक्स्ट, अन्ना कैरेनिना। तो अन्ना कैरेनिना के लेखक कौन है? लियो टॉल्स्टॉय हैं। शून्यवाद का जनक तुर्गेनेव को माना जाता है। रूसी साम्यवादी का जनक प्लेखनोव को माना जाता है। सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना 1903 में रूस में हुई थी। सोशल डेमोक्रेटिक जो दल है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1903 में। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। यह दल 2 गुटों में विभाजित था, वेल्सिक और मेल्सिक। वेल्सिक का अर्थ होता है बहुसंख्यक एवं मेल्सिक का अर्थ होता था अल्पसंख्यक। वेल्सिक दल का नेता लेनिन था। कौन था? तो लेनिन था। नेक्स्ट देखिए, 16 अप्रैल 1917 में लेनिन ने रूस की क्रांति की योजना प्रकाशित की और अप्रैल थीसिस के नाम से जानी जाती है। इसको क्या नाम दिया जाता है? अप्रैल थीसिस। 1921 में लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति लागू की। आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को माना जाता है। लेनिन की मृत्यु 1924 में हो गई। राइट्स ऑफ मैन का लेखक टॉमस पेन था। मदर की रचना मैक्स गोर्की ने की थी। स्थायी क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक ट्रोट्स्की था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लेनिन का नारा युद्ध का अंत करो। और नेक्स्ट है आपका कार्ल मार्क्स का आजीवन साथी रहा फ्रेडरिक एंजल्स, ठीक है। तो यहाँ से हमारी क्या होती है, जो एक टॉपिक था छोटा सा रूस की क्रांति, हालांकि इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, बहुत सारी बातों को जानना पड़ेगा कि बहुत सारी चीज़ें इसको जानने के लिए, लेकिन एक थोड़ा सा आप लोग इसके बारे में जान जाएंगे तो एक बीज पड़ जाएगा आपके मन में, जिससे कि आपको लगेगा कि हाँ ये पढ़ना चाहिए, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पर देखिए, समय मिलेगा तो आपको ये टॉपिक मैं पूरा पढ़ाऊँगा बहुत ही डिटेल में। देखिए यहीं पर हमारा एक जो था अगला क्वेश्चन, ये भी रूस से संबंधित है हमारा। जैसे अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया था हाल ही में। तो अंगारा A5 रॉकेट है आपका, ये 3 चरणों में इसको किया गया है और रूस ने इसको लॉन्च किया है 12 अप्रैल 1961। इसी के लिए किया गया, 12 अप्रैल को किया गया था क्योंकि इसी दिन पहली बार अंतरिक्ष में जाने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे? यूरी गार्गिन थे। और जो रूस में आपका जो दिवस मनाया जाता है, जैसे मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर मनाया था कॉस्मोनेट डे। और कौन सी कंपनी यहाँ की? तो रॉसकॉस्मोस, ठीक है। तो इस पर तो हमने बात कर ली है, लूसेंट की सीरीज पर तो हमने बात कर ली है। अब देखते हैं हमारा PSLV ये 4 चरणों में होता है। नीचे से देखें तो ठोस द्रव इस प्रकार से होता है। GSLV 3 चरणों में होता है, सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक ईंधन। SSLV की फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। आज PDF ये वाली थोड़ी सी धुंधली सी बनी है, तो आप थोड़ा सा इसमें सहयोग करिएगा और इसको थोड़ी सी गौर से देखने की कोशिश करना। वैसे तो आपको दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं सारी बातें आपको बोलकर बताऊंगा जिससे कि आपको समझ में आ जाए। सभी साथियों को एक बार थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के साथ, लेकिन फिर भी मैं सारी चीज़ें आपको बोलकर बता रहा हूँ, तो गौर से सुनिएगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन सा है? संयुक्त सैन्य अभ्यास दशटलिक, इसका नाम क्या है? दशटलिक प्रारंभ हुआ। तो हम सभी को पता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं इस क्वेश्चन को। भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य होता है दशटलिक युद्धाभ्यास। ये उज्बेकिस्तान में होने वाला है और टर्मिस एक जिला है यहाँ का, यहाँ पर इसको आयोजित किया जाएगा। भारत की तरफ से यहाँ पर गढ़वाल जो राइफल्स है उत्तराखंड की, इसके द्वारा क्या किया जाएगा? पार्टिसिपेट किया जाएगा। 14 दिन तक ये अभ्यास आपका चलने वाला है। इस बार 2024 में इसका ये 5वां संस्करण है और ये पहली बार कब हुआ था? 2019 में हुआ था इसका पहला संस्करण, ठीक है। ये आपका रखना है। अब देखिए साथ ही बात आई उज्बेकिस्तान की। तो उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? हम सबको पता है ताशकंद है। और एक ताशकंद समझौता हुआ था, हम सभी को पता है। ये ताशकंद वर्तमान में है तो कहाँ पर? आपका उज्बेकिस्तान में है। तब भी उज्बेकिस्तान में ही था ये, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि ये किसने करवाया था, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे और भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री।
इन दोनों के मध्य हुआ था ये। जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे इनका नाम था अयूब खान। इनका नाम आपको याद रखना है, बहुत बार पूछा गया है कि ताशकंद समझौते में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो थे अयूब खान। और ये कब हुआ था, तो 11 जनवरी को। कब हुआ था, 11 जनवरी सन 1966 को हुआ था आपका ताशकंद समझौता। अब देखिए अरल सागर, आप सभी को पता है अरल सागर, आपने सुना होगा अरल सागर। अरल सागर कहाँ पर है, तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर है आपका अरल सागर। अब उज्बेकिस्तान नाम सुना है, तो हमारी 5 मध्य एशियाई देश हैं, 5 मध्य एशियाई देश, ये सोवियत संघ से अलग हुए थे 1991-92 में। इनको याद करना बहुत थोड़ा कठिन रहता है, लेकिन फिर भी मैंने इसको सरल बनाने की कोशिश की आपके लिए, जिससे कि आप ये 5 मध्य एशियाई देश याद कर सकें। तो आपको कुछ नहीं याद करना है, ऐसा करके याद करना है TTKKU। तो T4 आ गया आपका कौन सा, तुर्कमेनिस्तान। T4 हो गया आपका तजाकिस्तान। K4 हो गया आपका किर्गिस्तान। K4 हो गया आपका कजाकिस्तान। और U4 हो गया आपका उज्बेकिस्तान। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। तो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अश्गाबाद, तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक, कजाकिस्तान की राजधानी अस्थाना और उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। इन 5 देशों में सबसे बड़ा देश जो है वो कौन सा है, आपका अस्थाना है, मतलब कजाकिस्तान है। सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री भी कौन सी है, तो कजाकिस्तान ही है। ये भी आपको याद रखना है। अब बात आई किसकी, युद्धाभ्यासों की साथियों, है ना। तो कुछ युद्धाभ्यासों को हम लोग यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया युद्धाभ्यास ही किसके साथ होता है, तो युद्धाभ्यास होता है भारत और अमेरिका के साथ, ठीक है। अभी हाल ही में ट्रायम्फ हुआ था, ये भी किसके साथ होता है, भारत और USA के साथ होता है, ठीक है। इसके साथ साथ आपसे पूछो कि दोस्ती किसके साथ होता है, दोस्ती, है ना। तो ये 3 देशों के साथ होता है, भारत, मालदीव और श्रीलंका के साथ होता है दोस्ती युद्धाभ्यास। मैं आपसे पूछूं सूर्य किरण युद्धाभ्यास किसके साथ होता है, तो नेपाल के साथ होता है। बोंगो सागर युद्धाभ्यास ये बांग्लादेश के साथ होता है। बोंगो सागर ये किससे, बांग्ला। संप्रीति किसके साथ होता है, तो ये भी भारत और बांग्लादेश के साथ होता है। ऐसे में पूछा आपसे कि समुद्र शक्ति किसके साथ होता है, तो समुद्र शक्ति होता है भारत और इंडोनेशिया के साथ। किसके, भारत और इंडोनेशिया। गरुड़ शक्ति किसके साथ होता है, भारत और इंडोनेशिया के साथ होता है। लेकिन सिर्फ आपसे पूछे गरुड़ पूछे, है ना, वरुड़ पूछे और एक आपसे पूछे शक्ति, ये किसके साथ होते हैं, ये तीनों होते हैं आपके फ्रांस के साथ। किसके साथ होते हैं, फ्रांस के साथ। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वैश्विक व्यापार आउटलुक और सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 जारी की गई है। किसके द्वारा जारी की गई, WTO के द्वारा की गई है। वर्ल्ड ट्रेड आउटलुक रिपोर्ट जारी की गई किसके द्वारा, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसमें बताया गया कि डिजिटल रूप से जो वितरित सेवा है भारत में, उसमें 17% ग्रोथ किया है। और भारत पूरे विश्व का 1.8% क्या करता है, निर्यात करता है, और 2.8 क्या करता है, आयात करता है। अब देखिए बात कर लेते हैं हम लोग WTO के बारे में, ठीक है, क्योंकि उस दिन भी हमने एक क्वेश्चन देखा था WTO से संबंधित था हमारा, ठीक है। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे हमारे, उनको देख लेते हैं एक बार। उस दिन मैंने आपको क्वेश्चन बताया था एक, भारत ने लगातार 5वीं बार WTO में किस सब्सिडी के संबंध में शांति खंड लागू किया था, तो चावल के संबंध में किया था, मैंने बताया था आपको। तो WTO के बारे में देख लेते हैं हम लोग। WTO जो कि इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, किस संधि के तहत की गई थी, तो मराकेश संधि के तहत इसकी स्थापना की गई थी 1994 में। यानी संधि कब हुई थी आपकी, 1994 में, और 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना कर दी गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो जिनेवा में है। इसमें देशों की संख्या कितनी है, 164, और 164वां देश कौन है इसका, अफगानिस्तान, ठीक है। इसके हेड कौन है, तो नागोजी ओंकाजावेला हैं, ठीक है। और खाद्य पदार्थ की सब्सिडी का निर्धारण करता है कौन, तो वो करता है आपका WTO। कुल खाद्यान्न का 2% ये क्या करता है, सब्सिडी को देने के लिए मंजूरी प्रदान करता है। इसका पुराना नाम क्या था, तो GATT, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, इसका फुल फॉर्म था, है ना। और ये इसका पुराना नाम था, इसके नाम से ही इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन नंबर 5 में आपको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से संबंधित बहुत अच्छे फैक्ट आपको बताने वाला हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन जो परीक्षाओं पूछे गए हैं, उन सभी को मैंने एक जगह आपके लिए तैयार किया है, लिखा है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक भी कर देना, एक बार देखना, आपको पसंद आएगा। वैसे तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, है ना, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती कब मनाई गई थी, 14 अप्रैल। तो ये तो हमें इतना सा याद रखना है, क्वेश्चन नंबर था हमारा, इसलिए हमें इतना याद रखना है। अब मैं आपको सारी फैक्ट दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की, तो इनका जन्म कब हुआ था, आप सभी को बताया 14 नवंबर सन 1891 में महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। और 6 दिसंबर 1956 में इनका महापरिनिर्वाण हो गया, यानी इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका जो समाधि स्थल है उसे हम क्या बोलते हैं, चैत्य भूमि बोलते हैं, जो कि मुंबई में स्थित है। और इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था सन 1990 में। मरणोपरांत इनको भारत रत्न सम्मानित किया गया सन 1990 में।
इनके कुछ फेमस सी पत्रिकाएं हैं, आप सभी को पता है, जैसे मूक नायक 1920 में आई थी, बहिष्कृत भारत 1927 में आई थी, समता ये 1929 में आई थी, और प्रबुद्ध भारत ये 1956 में आई थी, जब ये अंतिम सांसें ले रहे थे। तो उस समय ही, यानी उस समय ही इन्होंने इस पत्रिका को उन्होंने पूर्ण किया था, प्रबुद्ध भारत को। तो साथियों, कहने का मतलब ये है कि आपको देखो, मैंने यहाँ पर सन भी लिखी है और पत्रिका का नाम भी लिखा है। तो यहाँ से मैचिंग के लिए शब्द मैंने क्वेश्चन देखा था, तो वहाँ से ये क्वेश्चन मैंने उठाया आपके लिए। मैचिंग में ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। जैसे इनकी कुछ पुस्तकें थी, जैसे बुद्ध और उनके धम्म, बुद्ध और कार्ल मार्क्स, ये 1956 में इन्होंने उसी समय लिखी थी आपका, ठीक है। अब देखिए, जैसे इनके कुछ संगठन थे, जैसे बहिष्कृत हितकारिणी और स्वतंत्र लेबर पार्टी किसकी थी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की थी। ये 6 विद्वानों में से एक माने जाते हैं। कौन आपके? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आर्टिकल 32 को इन्होंने संविधान की आत्मा कहा है, आप सभी को पता है। क्या कहा है? द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने आर्टिकल किसको कहा है? 32 को कहा है, संविधान की आत्मा, जिसमें संवैधानिक उपचार दिए गए हैं आपके, जिसके माध्यम से मौलिक अधिकारों को हनन होने पर आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये कौन थे? हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इसके साथ साथ अन्य 6 सदस्य भी थे। ये स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री या विधि मंत्री भी इनको हम कह सकते हैं। पूना समझौता, आप सभी को पता है, पूना समझौता जो कि आपका 24 सितंबर 1932 को हुआ था, महात्मा गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मध्य हुआ था, ठीक है। यरवदा जेल महाराष्ट्र में इसको आयोजित कराया गया था सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद और मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से। पूना पैक्ट, जिसमें आप सभी को पता है पहले 48 सीटें थी और बाद में इनको बढ़ाकर 171 कर दिया गया था, है ना। और यहाँ पर जो हमारे, ठीक है, तो हम सभी को पता है जब अलग निर्वाचन क्षेत्र की, पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग कर रहे थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो उनको समझाया गया, तो फिर उन्होंने बाद में मान गए और उस बात को उन्होंने नकार दिया था। काला राम मंदिर आंदोलन, ये 2 मार्च 1930 को हुआ था। और पानी के लिए आंदोलन करने वाले पहले महापुरुष कौन थे? तो वो थे हमारे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। अब एक क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये 2022 का क्वेश्चन है आपका। देखिए यहाँ पर मैंने तब आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाई थी 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल 2022 को स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया था। कहाँ? लातूर, महाराष्ट्र में। कहाँ पर? लातूर, महाराष्ट्र में, ठीक है। मैंने बहुत सारी चीज़ें आपके लिए तैयार करके रखी हैं, बहुत पहले की तैयार रखी हुई हैं। समय आने पर मैं आपको सारी चीज़ रिवाइज भी कराता हूँ। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, ये आपके कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। और स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, ये कहाँ पर है? यूएसए में आपकी, ठीक है। ये हमारे भीमराव अम्बेडकर जी की ही प्रतिमा है। तीनों आपको याद रखें। स्टैचू ऑफ नॉलेज, ये लातूर, महाराष्ट्र में है। 70 फीट ऊँची है, आपको याद रखना है ये भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको पसंद आया हो क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जॉन डर्क गैर्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड, केवल इतना याद रखना है आप लोग, ग्लोबल हेल्थ अवार्ड किसको दिया गया है? तो गगनदीप कांग को दिया गया है। ग्लोबल हेल्थ अवार्ड ये किसको दिया गया है? तो गगनदीप कांग। वैक्सीनेशन के लिए दिया गया था इन्हें, ये, ठीक है। कनाडा का एक पुरस्कार है ये, इसलिए दिया जाता है आपका कहाँ? और स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए दिया जाता है। किसके लिए? स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए दिया जाता है। इन्हें वैक्सीनेशन के लिए दिया गया है। वैक्सीनेशन की बात आई है तो वैक्सीनेशन डे का मनाते हैं 16 मार्च को। वैक्सीनेशन के लिए कौन सा मिशन चलाया गया था? मिशन इंद्रधनुष चलाया गया था। सर्वावैक, ये सर्वाइकल कैंसर होता है उसके लिए संबंधित आपकी एक वैक्सीन है। और हैविस्योर, ये हेपेटाइटिस के लिए है। अब साथ ही बात आई कनाडा की, तो कनाडा से संबंधित मैंने सारे फैक्ट यहाँ पर लिखे हैं आपके लिए। देखिए, जैसे कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा है। कनाडा के राष्ट्रपति कौन है? जस्टिन ट्रूडो हैं। सेकंड बड़ा देश कौन सा है? हमारा कनाडा है। कनाडा में कुल प्रांतों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर राज्य हैं आपके 10 और 3 यहाँ पर क्या है? आपकी यूटी हैं। कनाडा की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं? तो ये पूछ लेता है आपसे, जैसे लेक विनिपेग है, लेक स्लेव है, लेक ओंटेरियो है, लेक रेंडियर है और लेक अथावास्का है। जैसे हमारी 5 ग्रेट लेक्स हैं, ये ऐसे क्रम में ऐसे पूर्व से पश्चिम है, ये उत्तर से दक्षिण है आपकी, है ना। हालांकि ये मैंने क्रम में नहीं लिखी है, लेकिन अगली बार जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो क्रम में लिख लूँगा, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, जिससे कि आपको याद करने में सहायता मिले। और परीक्षा में से पूछ भी लेता है उत्तर से दक्षिण में लगाइए। जो कनाडा की झील है उनको उत्तर से दक्षिण में लगवा लेता है, कभी कभी दक्षिण से उत्तर में लगवा लेता है। जैसे हमारी सुपीरियर और मिशिगन ह्यूरन झील है, इनको पूर्व से पश्चिम लगवा लेता है, ऐसे इसको लगवा लेता है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने ध्यान नहीं दिया था यहाँ पर, वरना मैं इसको मैप में से आपको लिख कर ही देता बहुत अच्छे तरीके से। इसके बाद देखिए कामाटा जो कमाटा मारू प्रकरण था आपका 1914 में हुआ था। ये सबसे लंबी तटीय सीमा वाला जो हमारा देश है वो कौन सा? कनाडा है। और आप लोग याद रख लेना कि इसकी कितनी लंबी तटीय सीमा है? तो 20-20-80 है ना। ये 20-20-80 यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 2,02,080 किलोमीटर, ये क्या है? इसकी कुल तटीय सीमा की लंबाई है, जो कि सबसे लंबी है विश्व में, ठीक है। अच्छा, कनाडा के संविधान से हमने अपने भारत के संविधान में क्या क्या जोड़ा है, क्या क्या लिया है? तो अपशिष्ट शक्तियाँ ली हैं, संघ की व्यवस्था ली है, यानी संघीय व्यवस्था ली है, राज्यपाल की नियुक्ति ली है,
और सशक्त केंद्र की जो अवधारणा है वो कहाँ से लिया हमने, ये भी हमने कनाडा के संविधान से लिया है। ठीक है, ये आपको सारे पॉइंट किससे याद रखने हैं, कनाडा से याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है ब्लू ओरिजिन। ब्लू ओरिजिन एक कंपनी है, आप सभी को पता है ब्लू ओरिजिन एक प्राइवेट कंपनी है जो अंतरिक्ष में पर्यटनों को ले जाती है घुमाने। अंतरिक्ष पर्यटन की मिशन इन्होंने चलाऊ किया है एक NS-25, तो एक मिशन चलाया NS-25, और इसके लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है, इनका नाम हमें याद रखना है कि ये ब्लू ओरिजिन के द्वारा जो एक मिशन चलाया गया है, पर्यटन मिशन चलाया गया है NS-25, इसके लिए कौन गए हैं, तो गोपी थोटाकुरा। ये कहाँ के, आंध्र प्रदेश के हैं। और किस रॉकेट से भेजे जाएंगे, तो न्यू शेपर्ड एक रॉकेट है, इसके द्वारा भेजे जाएंगे। अंतरिक्ष के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है ब्लू ओरिजिन कंपनी। ठीक है, इसके द्वारा चलाया गया आपका NS-25 मिशन। अधिक गगन मिशन आप सभी लोग जानते होंगे इसको, गगन मिशन, जो कि अंतरिक्ष में भारतीयों के जाने के लिए एक मिशन लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो उसके तहत 4 लोगों का नाम सामने आया है। एक है प्रशांत नैयर, एक है अजीत कृष्ण, एक है अंगुल प्रताप और एक है शुभांशु शुक्ला। ठीक है, ये 4 नाम आपको याद रखने हैं। चंद्रमा पर जाने वाले पहली महिला कौन होंगी, तो क्रिस्टीना कोच। अमेरिका के द्वारा एक मिशन चलाया गया आर्टेमिस मिशन, उसके तहत पहली बार कोई महिला जाएगी चांद पर, तो वो है क्रिस्टीना कोच। ये भी 4 लोगों का दल होगा एक। ठीक है, उसमें एक महिला होंगी आपकी क्रिस्टीना कोच। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, फसल उत्सव पुथुंटू, कौन सा है, पुथुंटू का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन किया गया तमिलनाडु में। ऐसे ही केरल में एक उत्सव मनाया जाता है विशु उत्सव, ये मलयालम का कैलेंडर का पहला दिन होता है, इसलिए इसको विशु उत्सव को मनाया जाता है और इसको विशु के नाम से जाना जाता है। बैसाखी उत्सव ये पंजाब में मनाते हैं। 13 अप्रैल 1969 में खालसा पंथ की स्थापना हुई थी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, इसीलिए बैसाखी उत्सव आपका मनाया जाता है। ये भी एक फसल कटाई से संबंधित उत्सव है आपका बैसाखी उत्सव। नेक्स्ट आपसे पूछे बोहाग बिहू, ये आपका असम का है। पोयला बैसाख ये आपका पश्चिम बंगाल का है। नवरेह उत्सव ये जम्मू कश्मीर का है। गुड़ी पड़वा ये महाराष्ट्र का है। उगादी ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक का है। सिग्मो फेस्टिवल गोवा का है। चापचारकूट मिजोरम का है। हौसगिरी ये आपका त्रिपुरा का है। और लोसांग कहाँ का है, सिक्किम का है। ठीक है, तो ये भी आपको पॉइंट याद रखने हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, T20 अंतर्राष्ट्रीय में 1 ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे खिलाड़ी कौन बने हैं, तो वो हैं दीपेंद्र सिंह, ये नेपाल के हैं। ठीक है, और कतर के खिलाफ इन्होंने 6 बॉलों पर 6 छक्के लगाए हैं दीपेंद्र सिंह ने। पहले व्यक्ति कौन थे, तो वो थे युवराज सिंह, और दूसरे कौन थे आपके, तो वो थे पोलार्ड। लेकिन वनडे में पहली बार किसी ने अगर 6 छक्के लगाए थे तो वो कौन थे, हर्षल गिब्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हम सभी को पता है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, क्योंकि इजराइल और जो हमारा ईरान है इनके मध्य युद्ध छिड़ चुका है। आइए इसके बारे में समझते हैं कि कैसे क्या इतिहास रहा है इसका और किस प्रकार से यहाँ पर इन दोनों में लड़ाई हो रही है और कौन कैसे इस युद्ध में ताकतवर रहेगा, किसका वर्चस्व ज़्यादा रहेगा, है ना। ये सारी बातें आपको जाननी है। तो कुछ सैकड़ों हवाई ड्रोन और मिसाइलों से इजराइल पर हमला किया गया, किसके द्वारा, ईरान के द्वारा। आप सभी को पता है। देखिए इसका कारण क्या है, सबसे पहले तो इसका कारण समझते हैं कि ईरान ने इजराइल पर हमला क्यों किया है। तो सबसे पहली बात है कि इजराइल ने पहले हमला किया किस पर, ईरान की एम्बेसी पर। और इसका कारण क्या था, इसका कारण ये था कि ईरान के जो सर्वोच्च कमांडर है, इसका नाम है अयातुल्लाह खोमेनी, इसके द्वारा एक संगठन है जिसका नाम है IRGC की स्थापना की गई थी, जो कि जिसकी एक खुफिया एजेंसी है, कुड्स फोर्स, एक फोर्स बनाया गया है। इस पर हमला किया गया था, इसको मारने के लिए हमला किया गया था। ठीक है, आप सभी को पता है कि ईरान जो है एक शिया मुस्लिम देश है, इसके आसपास भी बहुत सारे शिया मुस्लिम देश हैं। तो ये एक दूसरे के शत्रु कैसे बन गए, शत्रु बने कैसे, तो शत्रु बनने का कारण ये है कि जो ईरान है, ये ईरान डायरेक्टली तो वार नहीं कर सकता इजराइल पर। ये क्या करता है, जो दुश्मन है इजराइल के, जैसे हमारा हमास है ना, जैसे हमारा ये आपका मान लीजिए ये मान लीजिए आपका क्या है, ये इजराइल है, इजराइल के इस तरफ यानी जो पश्चिमी क्षेत्र है इसमें क्या है आपका हमास है, और इस तरफ क्या है आपका, तो वेस्टर्न बैंक, ये भी हमास का ही है, यानी गाजा फिलिस्तीन का है। इसमें गाजा में क्या करता है आपका हमास निवास करता है, तो इसको सपोर्ट करता है ईरान। हिजबुल्ला, इसको भी सपोर्ट करता है कौन, ईरान। सीरिया को भी सपोर्ट कौन करता है, ईरान। तो इसी बात से इजराइल बहुत ज़्यादा खिंचा गया। उसने क्या किया, जो सीरिया में इसकी एम्बेसी थी उस पर हमला किया और वहाँ के नेताओं को मारने की कोशिश की। तो इसी बात से आपको पता ही है, नाराज़ हो गया इजराइल और ईरान, और ईरान ने क्या कर दिया, ईरान ने 100 ड्रोन और 300 मिसाइलों के साथ क्या कर दिया, इजराइल पर हमला बोल दिया। अच्छा, हम सभी को पता है कि इजराइल की जो ताकत है, सैन्य ताकत है और जो हवाई ताकत है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। यानी इतना ज़्यादा कि आप सभी को पता है कि 300 मिसाइलों से यहाँ पर हमला किया गया। उसके बावजूद भी इजराइल ने 99% जो मिसाइल थी उनको हवा में ही नष्ट कर दिया।
हवा में नष्ट कर दिया। किस पद्धति के द्वारा? तो हम सभी को बताया उसके पास है आयरन डोम पद्धति, यानी इस प्रकार से आयरन डोम पद्धति है, कोई भी मिसाइल अगर उसके पास आएगी तो वापस चली जाएगी और वहीं की वहीं नष्ट हो जाएगी। तो जब जिसके पास एक एयर डिफेंस सिस्टम हो बहुत अच्छा वाला, तो उस पर कोई भी कुछ नहीं कर सकता। मान लीजिए आप यहाँ रह रहे हैं, मैं यहाँ रह रहा हूँ, जब दोनों में लड़ाई होगी तो यहाँ पर जो हवाई हमले होंगे वो अगर मजबूत हुए तो क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर जंग को जीत सकते हैं। लेकिन जो इजराइल है उसका डिफेंस बहुत अच्छा है, डिफेंस अच्छा है, जिसके कारण वो इसमें थोड़ा सा आगे रहेगा। जैसा कि एक रिपोर्ट आप जानते ही होंगे, फायर पावर इंडेक्स में जो रैंक है ईरान की तो 17 है, जबकि इजराइल की कितनी है, 14 है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा मजबूत है आपका कौन, इजराइल। इजराइल के साथ बड़े बड़े देश जैसे यूएसए है और यूके, ये दोनों देश साथ हैं किसके, यूएसए के, इजराइल के साथ हैं। जबकि ईरान के साथ चीन है, रूस है, ये इसके साथ हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या चलता है। जो भी होगा आपको बताया जाएगा, कैसे क्या चल रहा है, सारी न्यूज़ सारी जानकारी आपको दी जाएंगी। तो यहीं पर हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आई होप आपको समझ में आई होगी वीडियो से संबंधित जो भी नोट्स आपको चाहिए उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको उसकी लिंक दे दी है, ठीक है, वहाँ से जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी PDF को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।